हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और काइनेमेटिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D है क्या, और उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो क्वांटिटी है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी है ना, कैसे फाइंड किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर कुछ कॉन्सेप्ट के बाद ये इस तरह के सवाल को हम लोग समझने वाले हैं। तो एंड तक बने रहें और बेहतरीन तरीके से आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। रिलेटिव वेलोसिटी से अगर आपको डर लगता है, रिलेटिव मोशन इन 1D से अगर आपको डर लगता है, तो उस डर को इस लेक्चर से खत्म कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। भी है अभी हमारा रिलेटिव मोशन इन 1D, ठीक है। रिलेटिव मोशन इन 1D ये हमारा टॉपिक है। इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे और बहुत सारी जगह जैसे NLM में भी आपको काम देगा, मतलब मैक्सिमम जगह पूरी फिजिक्स में आपको ये काम देता है, जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इट इज सेट ऑफ 3, ठीक है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलरली, सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलरली, ठीक है। इट इज सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलरली कोऑर्डिनेट एक्सेस इन विच, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस इन विच ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन, ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन हैविंग क्लॉक विथ इट। बात समझ में आ रही? मतलब कि सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलरली, तो ये हो गया आपको x, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। ये ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है और साथ में क्या लिए हुआ है? घड़ी लेकर बैठा हुआ है। तो डिफाइन अगर करें तो ये है। अब होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब क्या है और फ्रेम कहने का मतलब क्या है? फ्रेम तो आप सिंपली समझ रहे हैं, ढांचा। फ्रेम आप एकदम अच्छे से समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम मतलब क्या हुआ? ढांचा। फ्रेम मतलब होता है ढांचा। अब जब फ्रेम मतलब ढांचा है और रेफरेंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लेक्चर के स्टार्टिंग मतलब काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग में ही रेफरेंस और ओरिजिन ये सारी बेसिक चीजें आपको मैंने बता रखी है। रेफरेंस क्या होता है? तो रेफरेंस होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन मेजर करते हो या बताते हो। जिसके रिस्पेक्ट में अगर आप पोजीशन बताओगे, मेजर करोगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर, रेफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही? जिसके रिस्पेक्ट में अगर आप पोजीशन बताओगे तो उसी को हम लोग रेफरेंस या ओरिजिन बोलेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि वो ढांचा, ठीक है, वो ढांचा जिसमें आप ऑब्जर्वर हैं। अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो आप अपने आप को ओरिजिन पर मान लीजिए और वहां से x, y, z 3 कोऑर्डिनेट खींच दीजिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप उसको मैपिंग कर रहे हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? माइंड में मैपिंग कर रहे हैं लोकेशन को, एकदम रोबोटिक्स मैनर में। जैसे दिमाग में आपके एकदम वो रोबोटिक्स वाला चल रहा है और ग्राफिक्स एकदम बनते चले जा रहे हैं, जैसे आयरन मैन मूवी में होता है कि एकदम आपने हेलमेट लगा लिया और आपको पूरा ग्राफ दिख रहा है कि हाँ कितना कितना, उस तरह का एकदम आप बैठे हुए हो। उसके बाद आपने अपने यहाँ से एक्स एक्सिस निकाला, यहाँ से वाई एक्सिस निकाला, यहाँ से जेड एक्सिस निकाला। अब आप ओरिजिन पर हो। अब आपको पूरा पता है कि जो आपके लेफ्ट साइड में है वो पॉजिटिव में है, जो आपके राइट साइड में है वो निगेटिव में, उसका क्या क्वाड्रेंट है, इसका क्या क्वाड्रेंट है, नीचे वाले का क्या क्वाड्रेंट है, ऊपर वाले का क्या क्वाड्रेंट है, वो कितना से जा रहा है, ये कितना से कम आ रहा है, ए टू जेड विजुअलाइज करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस
अब इसको थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। ये तो था कि आप भाई बैठे हुए हैं, लेकिन कब ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें, एक चीज़ को अलग अलग आदमी एक जगह से ऑब्जर्व कर रहा है, उस केस में क्या होगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। ये तो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब जैसे एक सीन मान लीजिए कि आप जैसे रोड पर से गुजरते हो तो आप देखते हो कि रोड के किनारे जो झूला या मेला कुछ भी, वो अपना नाटक वाटक दिखाते रहते हैं। कुछ भी मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, यहां पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, यहां पर किसी का एक्सीडेंट हो गया और भीड़ लगी हुई है। यहां पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, भीड़ लगी हुई है। अब यहां पर कोई मोनू नाम का लड़का है जो खड़ा होके देख रहा है कि भाई ये तो लफड़ा फंस गया, तो एक्सीडेंट हो गया, आदमी सीरियस। एट द सेम टाइम एक मोनू बैठ के यहां से देख रहा है, सोनू यहां से देख रहा है। सोनू जो है, मान लीजिए कि एक कार के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक है, सोनू कार के अंदर बैठा हुआ है और यहां से इसको देख रहा है, यहां से इस एक्सीडेंट को देखा। और ये सोनू की कार जो है वो ऐसे चल रही है, ये मोनू है, ये सोनू है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इसका 0 है। इसी एक्सीडेंट को एक कहां से देख रहा है, तो जमीन पर से, ग्राउंड पर से देख रहा है। एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठकर देख रहा है, लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, सॉरी एक्सेलरेशन है 0 और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। लेकिन एट द सेम टाइम एक और गाड़ी यहां से गुजर रही है, ठीक है, एट द सेम टाइम एक और गाड़ी यहां से गुजर रही है, ठीक है, एक और गाड़ी यहां से गुजर रही है, और इस गाड़ी में जो बैठा हुआ है वो भी इसको देख रहा है, लेकिन इसके गाड़ी में एक्सेलरेशन है नॉट इक्वल टू 0 और ये मूव कर रहा है, मतलब वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है। अब एक ही चीज है, एक ही इंसिडेंट है, तीन लोग तीन तरह से देख रहे हैं। एक खड़ा होकर के देख रहा है, एक गाड़ी में बैठा हुआ लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक देख रहा है जिसके पास एक्सेलरेशन है, एक देख रहा है जिसके पास एक्सेलरेशन है। अब इसका फ्रेम कुछ होगा, ये वही क्लॉक लेके बैठ जाएगा XYZ और देखेगा वो मेरे से इतने दूरी पर, मेरे से x के इतने कोऑर्डिनेट पर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। ये मूव कर रहा है, ये भी अपना कोऑर्डिनेट, ये भी अपना फ्रेम बनाएगा, ये भी अपना फ्रेम बनाएगा। तो इस बेसिस पर अब तीन तरह से लोग एक चीज को देख रहे हैं। अब तीन तरह से जब एक चीज को लोग देख रहे हैं तो आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि ये कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, ये खड़ा है, ये रुका हुआ है तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना है, 0। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका भी एक्सेलरेशन 0, लेकिन ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल वेलोसिटी से जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। जब उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है और इस दोनों का एक्सेलरेशन 0 है तो इस दोनों को हम एक कैटेगरी में डालेंगे, इस दोनों को हम एक कैटेगरी में डालेंगे और इसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो। मेन पॉइंट समझने का यही है। वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ रही है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ये समझ में आया कि जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से आप 3 एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, या फ्रेम आप समझ गए होंगे। एक ढांचे में आप बैठे हुए हो और चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, और ढांचा में आप कहां बैठे हो, ओरिजिन पर बैठे हो क्लॉक लेकर, तो उसको कह देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन दो ही में क्लासिफाई करेंगे। एक वो जिसमें एक्सेलरेशन होगा उसको कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक वो जिसमें एक्सेलरेशन होगा, सॉरी नहीं होगा, उसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिसमें नहीं हो, जिसमें एक्सेलरेशन होगा उसको क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कुछ पॉइंट और है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कुछ चीजें डिपेंड करती हैं और कुछ चीजें डिपेंड नहीं करती हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर जो डिपेंड करने वाली चीजें उसको पहले लिख लेते हैं। डिपेंड कौन कौन सी चीजें करती हैं, तो डिपेंड करेगी आपकी डिस्टेंस,
उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आप स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद मोमेंटम, ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद वर्क। ये सब ऐसी चीजें हैं जो डिपेंड करेंगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। कौन सी चीजें डिपेंड नहीं करती हैं, जो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वाली चीजें हैं, सबसे पहले तो टाइम आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस। ये सब फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ये सब चीजें फ्रेम पर डिपेंड करती हैं। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आपको इतनी बातें तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। एक ही चीज को तीन जगह से तीन लोग देख रहे हैं, लेकिन दो के साथ एक कॉमन सी बात है कि उनके पास एक्सेलरेशन जीरो है और एक के पास एक्सेलरेशन है। तो जिनके पास एक्सेलरेशन जीरो है वो हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिसके पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, कुछ चीजें डिपेंड नहीं करती हैं। जो डिपेंड करती हैं वो ये है और जो इंडिपेंडेंट है वो ये है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर इस फ्रेम से और इस फ्रेम से कोई सवाल बनाया जाए तो आप देखेंगे कि इसके लिए अगर हम ये सारी चीजें इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो बेसिकली क्या है? टाइम है। तो हम इसका फायदा उठाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या करते हैं भाई, दो फ्रेम है, दो फ्रेम में, तो दो फ्रेम में क्या करते हैं कि भाई दो फ्रेम में टाइम तो डिपेंड करता ही नहीं है। कोई भी फ्रेम ले लीजिए आप, कोई भी फ्रेम ले लीजिए, टाइम तो डिपेंड करता नहीं, इसलिए इसका टाइम सेम होगा। जब टाइम सेम होगा तो टाइम निकाल करके हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं और दोनों में से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको और अच्छे से अभी समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाक से आप इसको। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं कुछ और पॉइंट, कुछ और मुद्दे, कुछ और अच्छी बातें समझ लेते हैं। जैसे देखिए, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। देखिए ये यहाँ आसान है, लेकिन यही रिलेटिव वेलोसिटी जब 2D में आएगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव जो होता है वो एक्चुअली में टफ होता है, लेकिन चीज़ें वो आसान कर देता है। कैलकुलेशन या सॉल्यूशन जो भी है वो आपके लिए आसान कर देता है। कैसे? तो उसको समझने से पहले कुछ चीज़ें और अच्छे से हम समझ लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अब तक आपने कैसा सवाल बनाया था। तो अब तक आपने सवाल ऐसा बनाया था, मैं 3 सिचुएशन लेकर उसको बता दे रहा हूं। अब तक आपने सवाल कुछ ऐसा बनाया था कि ये, ठीक है, अब तक आपने सवाल कुछ ऐसा बनाया था कि ये गाड़ी है और ये ऐसे जा रही है v वेलोसिटी से और इसका कुछ एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसके पास एक्सेलरेशन a है और इसके पास वेलोसिटी v है, और एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर खड़ा होकर देख रहा था। तो आपने ये अब तक यही किया है, जो भी काम अब तक आपने किया वो बेसिकली यही है कि आपने हर एक चीज को ऑब्जर्व किया है। कहां से? ग्राउंड से, कि आप ग्राउंड पर खड़े हैं और ग्राउंड पर ये और ग्राउंड पर वो। लेकिन अब जो बात है वो एक्चुअली में क्या है? ठीक है, अब जो बात है वो क्या है? अब जो चीजें हैं वो ये है कि ध्यान से देखें, अगर कि जैसे मान लीजिए कि ये रिलेटिव वेलोसिटी आपने ग्राउंड पर देख लिया, ये तो मान लीजिए ये खड़ा है, तो आपने अब तक ये सवाल किया, सो फार अब तक आपने ऐसा ही किया। लेकिन अब जो सवाल है वो सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप फिर से सेम कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, और अब ये फिर से ऐसे जा रही है, एक्सेलरेशन ए है, वेलोसिटी v। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि आप भी है ना, आप भी एक गाड़ी में बैठे हुए हो और इस गाड़ी के पास वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0। बात समझ में आ रही है? या मान लीजिए एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन भी, इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास इसके पास एक्सेलरेशन a1 है और वेलोसिटी है v1, इसके पास एक्सेलरेशन a2 और वेलोसिटी है v2। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो केस हम समझ लेते हैं। अब चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट है।
यहां आपसे जो कहा जा रहा था कि इसकी जो वेलोसिटी है, बेसिकली क्या था अब तक, तो आपको जो वेलोसिटी दी जा रही थी कि वेलोसिटी ऑफ कार, तो जो वेलोसिटी ऑफ कार है उसमें एक चीज समझना आपको, वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, इतना आपको दिया जाता था, लेकिन इसमें एक चीज छुपी हुई थी, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात छुपी हुई थी, मतलब अगर आप सिंपली किसी को वेलोसिटी बताते हैं तो वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और सब जगह ग्राउंड है, ग्राउंड सब जगह है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड छिपा हुआ होता था, हिडन फॉर्म में होता था। लेकिन अब चूंकि आप रिलेटिव पढ़ रहे हो, तो अब जो इसकी वेलोसिटी होगी, अगर वो ग्राउंड से देख रहा है तो ग्राउंड वाले के लिए v2 है, लेकिन इसके लिए v2 नहीं है। यही मुद्दा है और यही पॉइंट है समझने वाली, कि जब तक आप खड़े थे जमीन पर और इसकी जो वेलोसिटी बताई जा रही थी वो वेलोसिटी ऑफ कार, अच्छा ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर कहां है, तो ऑब्जर्वर इज ऑन दी ग्राउंड। अब ध्यान से देखिए, दोनों ही ग्राउंड पर हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, इसलिए आपको बस इतना ही का काम था, सवाल आप बना लेते थे। लेकिन अब ऑब्जर्वर ग्राउंड पर नहीं है, ऑब्जर्वर भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा हुआ है। अब जब ऑब्जर्वर भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा हुआ है, तो अब ये जो वेलोसिटी है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, मतलब ये A2 V2 तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, लेकिन इसके लिए V2 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यह है कि जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठकर, इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, आपके नोट्स के लिए मैं लिख रहा हूं कि जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठकर, जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठकर, जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठकर, जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठकर दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो उसकी वेलोसिटी, तब उसकी एक्चुअल वेलोसिटी, जो उसका वास्तविक वेलोसिटी होगा, जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में, एक्चुअल वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में कुछ और होगी, आपके रिस्पेक्ट में कुछ और होगी। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, आपके रिस्पेक्ट में कुछ और होगी। क्या होगी, आइए देखते हैं क्या होगी, ध्यान से देखिए, समझते हैं क्या होगी। चलिए देखिए, अब इसका दूसरा पहलू, यहां तक तो हम समझ गए, अब जो मैं बताना चाह रहा हूं वो और इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक पॉइंट और क्या समझना आपको, कि जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाते हैं, जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाते हैं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाते हैं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट में होगा, आपके लिए रेस्ट में होगा। जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट आपके लिए किस में होगा, रेस्ट में होगा। एक मिनट में थोड़ा फोन चेक कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप बैठ जाते हो तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट किसके लिए हो जाती है, आपके लिए रेस्ट में हो जाती है। बात समझ में आ रही, मूविंग ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट में हो जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, आप ट्रेन पे बैठे हो और आप देख रहे हो ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं, ट्रैक की तरफ आप देख रहे हो खिड़की से, और एक और ट्रेन लगी हुई थी। अब वो ट्रेन चलनी शुरू हुई
अब वो ट्रेन चलनी शुरू हुई। अब वो ट्रेन जब चलनी शुरू हुई, आपको दोनों चीजें दिमाग में आती हैं। वो ट्रेन जो बगल वाली ट्रेन है वो चलनी शुरू हुई, तो आपको सडन फील होता है कि हम लोग चल रहे हैं क्या। फिर आप उस चीज को कंफर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो, नहीं प्लेटफॉर्म रुकी हुई है, रुका हुआ प्लेटफॉर्म है, तो आप प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आप फाइनली ऑपरेशन, बगल वाली ट्रेन खुली। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रेन पहले से लगी हुई है, आप इंटर किए, है ना, स्टेशन पे इंटर किए और आपने खिड़की को देखा तो आपको सिर्फ ट्रेन दिखाई दे रही, तो आपको ऐसा लगता है क्या, इंटर तो आपने किया, लेकिन आपको ऐसा भी लगने लगता है कि नहीं वो ट्रेन जा रही है, आप रुके हुए। बात समझ में आ रही है। तो यही है कि जब आप मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाते हो तो वो आपके लिए रेस्ट में। बेस्ट एग्जांपल, आप पैसेंजर, वही ट्रेन का एग्जांपल ले लो ना, ट्रेन चल रही है, आप बैठे हुए हो, पैसेंजर आपके चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो आप पैसेंजर आपके लिए या आप पैसेंजर के लिए रेस्ट में हो। लेकिन प्लेटफॉर्म पर जो आदमी खड़ा है, चूंकि ट्रेन चल रही है तो आपको लगेगा प्लेटफॉर्म उधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो तो आपको लगेगा प्लेटफॉर्म उधर जा रही है। तो प्लेटफॉर्म जब उधर जा रही है तो आपको क्या लग रहा है कि आप रेस्ट में और पूरी दुनिया चल रही है। सिंपल एकदम एक लाइन में आप ऐसे समझो कि आप मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, आपसे पूछा गया कि भाई कहाँ पहुंचे, तो आप कहते हो कि अभी तो रास्ते में है, मतलब, या आप सीधे ऐसे जवाब देते हो कि लखनऊ आने वाली है, या दिल्ली आने वाली है, या मुजफ्फरपुर आने वाला है। आप क्या बोलते हो, मुजफ्फरपुर आने वाला। इसका मतलब क्या है कि आप ट्रेन के अंदर बैठ गए हो और आप अपने लैंग्वेज को खुद पकड़ो। आप क्या कहते हो, मुजफ्फरपुर आने वाला है, दिल्ली आने वाली है ना, लखनऊ आने वाला है। तो लखनऊ आने वाला है तो इसका मतलब क्या है कि आप ट्रेन पर बैठ गए और पूरी दुनिया चल रही है, तो आप क्या कह रहे हो कि वो आने वाला है। तो जब भी आप मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाओगे आपको लगेगा कि आप रुके हुए और चीजें चल रही हैं। सेम कहानी वहां यहां यही, ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं है। अब जब ये चीजें, तो आप इस पर बैठ गए, तो अब इसकी वेलोसिटी तो v2 है, लेकिन इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं a और इसका नाम दे देते हैं b। आप बैठ गए किस पर, आप बैठ गए किस पर, a पर। आप बैठ जाओ a पर, आप बैठ जाओ a पर, a पर बैठ गए, आप a पर बैठ गए। अब जब a पर बैठ गए हो तो अब a पर आप बैठ जाओ a पर, अब होगा रिलेटिव वेलोसिटी। अब जो होगा वो कहलाएगा, सिर्फ वेलोसिटी अब तक यूज कर रहे थे ना, वेलोसिटी, अब क्या कहेंगे देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू A। अब ये कहलाएगा, मतलब आप A पर बैठे हो तो अब A पर से आप B को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अब B की वेलोसिटी A के तुलना में, क्योंकि आप कहां बैठ गए हो, ऑब्जर्वर कहां बैठ गया, मूविंग फ्रेम पर बैठ गया, A पर बैठ गया, तो ये लिखाएगा, लिखेंगे कैसे इसको, दैट इज B क्या निकालना है ना, BA। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो VB माइनस VA, VB माइनस VA, VB माइनस VA। आप कहिएगा कि सर वो VB माइनस VA कहां से आया, तो अभी आपने क्या कहा, अभी मैंने बोला ना कि आप जिस मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैठ जाते हो तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट आपके लिए किस में हो जाती है, किस में हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है। तो जब आप इस पर बैठ गए, इसकी मान लीजिए वेलोसिटी इधर है VA और इसकी वेलोसिटी इधर VB, आप इस पर बैठ गए तो ये रेस्ट में हो गया। तो रेस्ट में कब होगा, जितनी वेलोसिटी से इधर जा रहा है उतनी ही वेलोसिटी अगर इसके अपोजिट में लगाएंगे तो ये रेस्ट में हो गया। हाँ सर, बात तो सही है। अगर ये 10 से इधर जा रहा था तो आपने भी 10 इधर लगाया तो ये रेस्ट में हो गया। बात समझ में आ रही है, 10 से इधर जा रहा था तो 10 इधर लगाया, 10 से इधर जा रहा था तो आपने भी 10 लगाया, तो ये तो रेस्ट में हो गया, साफ देखने को मिल रहा है। तो जो काम आप A के साथ कर रहे हो वही काम आप किसके साथ भी कीजिएगा, B के साथ। तो यहां भी आप VA काम कीजिएगा, वही मैथ्स वाला, जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई वही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, जो LHS में जोड़ वही RHS में जोड़। बात समझ में आ रही है। तो VA से, तो अब देखें, ध्यान से देखिए, VB माइनस VA, ओ हो, तो ये यहां से आता है। अब हम समझें सर, अच्छा ठीक है, उल्टा कर दो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, देखिए फ्लो में वेलोसिटी यहाँ छूट गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार।
अब फिर से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए, अगर आप ए पर बैठ जाएंगे तब तो निकलेगा ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वी ए बी। अब ये कैसे होगा, तो वी ए माइनस वी बी। बात समझ में आ रही है? इसी तरह आप एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हो। क्या लिखेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार ए कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, दैट इज, ये लिखा जाएगा एक्सेलरेशन ए का, बी का निकाल रहे हैं ना, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बात समझ में आ रही है? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा, बी लिखा जाएगा। क्या इतने में कोई दिक्कत है आपको? नो सर, सब समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अब क्वेश्चन इस पे करेंगे। 1D आसान है, 1D में कोई उतनी परेशानी नहीं होती, 1D आसान होता है, 2D में ये अपना असली रूप दिखाएगा। तो इतना नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी 1D अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, 1 2 3 लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। 3 क्वेश्चन है बोर्ड पर, 1 2 और 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी पर। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए कि व्हेन वी रिलीज और ड्रॉप समथिंग, व्हेन वी रिलीज और ड्रॉप, फेंकना एक अलग चीज है, छोड़ना एक अलग चीज है। फेंकना अलग चीज है और छोड़ना अलग चीज है। तो व्हेन वी रिलीज और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, then it automatically gets the velocity of that frame at that instant, but acceleration doesn't transfer। जैसे मान लीजिए आप कार में बैठे हुए हो, ठीक है? आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मतलब सन्नाटे जगह पर जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, आउटसाइड है एकदम। आप क्या करना कि एक ऐसे बाइक पे भी बैठ के आप कर सकते हो, एक पत्थर ले लो आप, ठीक है? पत्थर ले लो, उसके बाद दोस्त को बोलो कि भाई तू बाइक चला आगे, उसके बाद एक स्पॉट ले लो और ठीक उस स्पॉट के पास आप ऐसे छोड़ो, ठीक है? ठीक उस स्पॉट के पास आप क्या कीजिए, ऐसे इसको ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही ड्रॉप कीजिएगा, पकड़ना नहीं है, ड्रॉप कर देना है। आप नोटिस करोगे कि जिस पॉइंट पर आपने ड्रॉप किया था वो वहां पर नहीं गिरा, वो आगे गिरा, है ना? जो ऑब्जेक्ट आपने पकड़ रखा था और जिस पॉइंट पर आपने ड्रॉप किया, वो ड्रॉप वहां पर नहीं हुआ, मतलब आपने ड्रॉप वहां किया लेकिन वो पहुंचा वहां नहीं, वो आगे पहुंचा है। यही कॉन्सेप्ट यहां कहा जा रहा है कि जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग फ्रेम पर बैठकर किसी चीज को ड्रॉप करते हो, तो उसमें वो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है जो फ्रेम की थी, लेकिन एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन कब ट्रांसफर होगा, जब वो कांटेक्ट में होगा। आपने इसको हाथ से छोड़ दिया तो जब आपने छोड़ा तो आपने कुछ इसको वेलोसिटी दी, लेकिन उसके बाद तो इस पर कोई कांटेक्ट नहीं है, हवा में उड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर लग रही है। बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए कि आप गाड़ी में बैठकर ऐसे जा रहे हो, गाड़ी की वेलोसिटी मान लीजिए 10 है, तो जो ऑब्जेक्ट आप छोड़ोगे वो सीधे ऐसे नहीं गिरेगा, वो ऐसे गिरेगा, क्योंकि ये यू उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और गाड़ी अगर एक्सेलरेट कर रही है तो उस एक्सेलरेशन से उसको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। एक्सेलरेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। बस जो वेलोसिटी अगर 10 थी तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो हर पॉइंट पर उसके पास 10 ही होगी। ये है कॉन्सेप्ट। मतलब आपने छोड़ा, ड्रॉप किया। ऐसा बहुत सारा सवाल क्रिएट किया जा सकता है कि मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं और आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो बताइए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो ट्रेन की थी। आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो, जो ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है इतना के स्पीड, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताइए कि जब आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? भाई उतनी ही रही होगी। अगर आपने 10 सेकंड बाद छोड़ा है तो 10 सेकंड बाद जो ट्रेन की वेलोसिटी रही होगी वही वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की होगी, क्योंकि वेलोसिटी ट्रांसफर होगा
होगी, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये पॉइंट समझ में, ये आपको दिमाग में अपने रखना है ना, ये पॉइंट अपने दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, अब इसको मिटा देता हूं, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आइए सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन बनाते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो आसान है, मैंने अभी आपको बताया था कि मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाना है, सॉल्यूशन। मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाइएगा तो आप उसके लिए किस में हो जाइएगा, रेस्ट में। तो अभी तक तो कार पर आप बैठ सकते हैं, ये छोटे से बॉल पर कैसे बैठिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक आदमी या बॉल को ऊपर से छोड़ता है, एट द सेम टाइम कोई नीचे से बॉल को ऊपर फेंकता है ना। एक आदमी बॉल को छोड़ा, एक सेम आदमी बॉल को ऊपर फेंका, अब बॉल नीचे, एक बॉल ऊपर। बताना है आपको कि दोनों बॉल कब टकराएगी और कहां टकराएगी। दोनों में सवाल वही है, कब टकराएगी और कहां टकराएगी। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेना था क्या, कि भाई मेन इसमें डायरेक्शन ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लेते हैं निगेटिव और अपवर्ड डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव। बस हो गया। अब दोनों आप आराम से बना सकते हो, देखो ध्यान से कैसे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए, आप बन जाते हैं, ये ए है, ये ए है और ये क्या है, बी। ये ए है और ये क्या है, बी। किसी पर भी, किसी एक पर भी बैठ जाओ आप। तो जैसे मान लो कि हम बैठ गए ए पर, विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए पर बैठ गए चीटा बनकर, ए पर बैठ गए आप चीटा बनकर, ये चीटा बनकर आप ए पर बैठ गए, चीटा बनकर आप ए पर बैठ गए। अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए। वी बी कितनी, ऊपर जा रहा है ना, पॉजिटिव 20, माइनस वी ए कितना है, 0, तो 20 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ए बी माइनस ए ए। अब ध्यान से देखिए, ऊपर जाए या नीचे जाए, कैसे भी जाए, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो दोनों के लिए नीचे ही होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज होगी नहीं, होगा नहीं, गा में सॉरी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब चेंज नहीं होगा, एक्चुअली मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, आसपास बहुत सारे नॉइजिंग एलिमेंट हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं। मतलब दिन भर में 500 बार इन्हें शटर उठाना और गिराना है, दिन भर में 500 बार, मतलब टारगेट पूरा ही नहीं होगा अगर एक भी कम जाए तो। और शटर उठाने, भाई एक बार खोल के सामान निकाल लो यार, कुछ दूसरे को परेशान करते हो। खैर, ओह देखिए, जी बराबर निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो जी दोनों ही के लिए, तो इसके लिए भी निगेटिव, तो माइनस जी, माइनस ए के लिए भी नीचे ही जाएगा, तो माइनस जी, तो माइनस जी प्लस जी बराबर 0 जी। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, इस पॉजिटिव को इधर लिख दो, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। ये मोशन अंडर ग्रेविटी में एक अच्छी बात यह है कि एक्सेलरेशन उसमें 0 ही आता है। और आपको पता है जैसे ही एक्सेलरेशन 0 हो, हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं इससे रिलेटेड, स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम। बस आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन 0 होगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर एक्सेलरेशन होगा तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v बराबर u प्लस जेड टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो वो सब लगाना है। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो फटाक से आंख बंद कर गया, लगा दो। आपको क्या निकालना है भाई, आपको टाइम निकालना है। सर मुझे टाइम निकालना है, ठीक है। आइए टाइम निकालते हैं। तो टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इससे निकल जाएगा, तो t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 60 मीटर, कितने के स्पीड से, रिलेटिव यहाँ निकाला ना, 20 मीटर पर सेकेंड। डिच्चिक 3, टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड। अच्छा अब निकाल लो, तो कब का तो मालूम चल गया, कब और कहां मैंने कहां लिख दिया भाई, कब और कहां, ठीक है।
कब का तो मालूम चल गया, 3 सेकंड पर टकराएगा। कहां टकराएगा? अब हम लिखेंगे फॉर ए, चूंकि हम किस पर बैठे थे, ए पर, फॉर ए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर, चूंकि यू जीरो है, इसका ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब यू कितना है इसका, जीरो, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हो जाएगा -10, टी कितना है, टाइम कितना आया, 3 का स्क्वायर 9, डिच्चिक 5 बार में चला गया, तो एस बराबर -45 मीटर आ गया, बन गया। क्या था इसमें? मतलब कॉन्सेप्ट आपका ये है कि जब भी आप से सवाल किया जाए, दो है तो दो में से किसी एक पर बैठ जाओ। अभी 3 सवाल है ना, तीनों में मैं यही करने वाला हूं। अब इससे आप थोड़ा इसको ये तो समझ में आ गया कि हाँ कैसे बना है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये वैल्यू चेंज है, ये वैल्यू चेंज है, ये अब ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, इसको अब फेंका जा रहा है, तो मैं बस उसी में करेक्शन करूंगा, कलर में चेंज करूंगा, है ना। भले ही थोड़ा कैमरे की वजह से और लाइट की वजह से वो कलर आपको उतना डिस्प्ले अच्छे से नहीं होती है, फिर भी लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कलर डिस्प्ले हो। पिंक कलर यूज करता हूं, देखें, पिंक कलर से शायद आपको क्लियरली दिखे, क्योंकि मैं सेम टू सेम है सॉल्यूशन, आप कर सकते हो। पॉज करो और बनाओ। ये दूसरा सवाल, दोनों में क्वेश्चन वही, कब और कहां टकराएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको मैंने एक पॉइंट बता दिया ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो आप इसे तो अब आप मुझे लगता है मुंह पर बना लोगे बिना कलम यूज किए। देखो चलो फिर से, ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के लिए काम कर रहे हैं, वही विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ये नीचे गिर रहा है, कितने से, तो 10 से फेंका गया है, 10 से, तो वी बी ए वी, अब इसको लिखेंगे -10। सर -10 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को निगेटिव लिया है ना, डाउनवर्ड को निगेटिव लिया है, तो -10। तो अब ये हो जाएगा 20 नहीं, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जस का तस रहेगा। टाइम निकाल लेना है, तो टाइम अब हो जाएगा कितना, टाइम अब कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, 100 मीटर। स्पीड कितनी है, यहां निकाला ना, 30, डिच्चिक कितना आ गया, 10/3 सेकेंड, कितना आ गया, ओह डिस्टेंस 100 है, हाँ सही है, डिस्टेंस 100 है। ओ शिट, ये वाली वेलोसिटी तो 30 है, सॉरी यार, सॉरी मिस माइंड हो गया, ये वाली वेलोसिटी 30 है, तो यहाँ 30 डालो, तो ये हो जाएगा 40, ये जस का तस रहेगा, यहाँ हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा आपको 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। पिंक कलर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया, 2.5 सेकेंड। अब इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर दो इसको पुट करके, ठीक है। तो इस बराबर u कितना, -10 इंटू 2.5 या 10/4 कर दो, काटने में आसानी होगा, 10/4, ठीक है, -12, g का माइनस मैंने पहले ही लिख दिया है, तो 10, और 10 इंटू 10/4 इंटू 4। देखो कोई डिच्चिक होगा क्या, डिच्चिक 2 से काट दो तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ठीक है। फिर 2 से ये भी चला जाएगा, 5, कितना आया, -25। फिर ये भी जाएगा 2 से 5, फिर 2 दूनी 4, 5 बार में, फिर 2 दूनी 5 बार में, ठीक है। तो ये आ गया -25, और ये कितना आ गया, 25 125/4। तो इस कितना आ जाएगा, गुना भाग तो आपको आता ही है, 4 एलसीएम लो, ये हो गया -100 -125, तो इस आ गया आपका -225/4, जो लगभग होगा कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, 25 हो गया, तो 6 चौके 24, तो बचा 10, तो 2 बार में, और 5.65 मीटर, इतना पर टकराएगा, और माइनस लगा दो। क्या था इसमें,
ये दोनों ही क्वेश्चन आप फटाक से नोट कर लीजिए, आसानी से बना सकते हो। इस दोनों सवाल में मैंने बस एक्सेलरेशन वाले ही में देखा है कि आपको रिलेटिव निकालना है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिले एक मूविंग पर बैठ जाओ और उसके रिस्पेक्ट में निकालो सारी चीज़ें, और फिर अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और फाइनली इस वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, जो कि अभी मिलेगा हमें इस वाले केस में, तो अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वो s बराबर ut प्लस हाफ at। इसको नोट कीजिए पहले, मैं एक सेकंड देख लूँ मेरा कैमरा अच्छे से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए मिटा देता हूँ इसे, आपने नोट कर लिया है। इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इधर वाला पहले तो पॉजिटिव ले लीजिए और डायरेक्शन निगेटिव, जैसा अभी हम लोगों ने उसमें किया, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। डायरेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए किधर पॉजिटिव, क्योंकि अभी जस्ट हमने किया था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही जा रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपोजिट हो जाएगा जैसा कि अभी मोशन अंडर ग्रेविटी में वाले सवाल में हुआ था। अब देखिए बैठ जाएंगे हम किस पर, बी पर। तो विथ रेस्पेक्ट टू बी पर बैठ गए। अब जब हम बी पर बैठेंगे तो अब हम निकालेंगे ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो ए कितने से जा रहा है, 20 से, ए जा रहा है 20 से, ठीक है, ए जा रहा है 20 से, और बी कितने से जा रहा है, 10 से। तो ये आ गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, ए माइनस ए बी। ए का एक्सेलरेशन कितना है, 3, माइनस बी का एक्सेलरेशन कितना, 5। ओ हो, मतलब कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मोशन एंड ग्रेविटी वाली कहानी है कि आपने यू फेंका इधर पॉजिटिव और एक्सेलरेशन जा रही है निगेटिव, मतलब ये जाकर कहीं ना कहीं रुक कर फिर आएगा। मतलब इसके लिए कहानी क्या है, सीन क्या है, ए के लिए सीन क्या है, मतलब बी को ए के लिए क्या लग रहा है, बी को ए के लिए लग रहा है, बी को ए के लिए लग रहा है, ए के लिए लग रहा है, लग रहा है, क्या लग रहा है देखिए ध्यान से, ठीक है, इसको मिटा दो। बी को लग रहा है क्या, देखिए बी को ए के लिए लग रहा है कि जो ए है उसके पास एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर रुकेगा और रुककर फिर पलटी मारेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो अल्टीमेटली इसका मोशन इधर ही होगा। तो कहीं ना कहीं रुकेगा और रुककर जाकर रुकेगा और फिर पलटी मारेगा। तो जहां पर ये रुकेगा वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो आइए चेक करते हैं कि वेलोसिटी 0 है, तो आइए चेक करते हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा, चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो v² बराबर u² प्लस 2s। ये किसके लिए काम कर रहे हैं, तो फॉर a के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना 10 -2 इंटू a का माइनस मैंने आगे ही लिख दिया है 2 इंटू s, ac तो निकालना है। तो कितना हो गया ये 100 -4s 25 मीटर, मतलब s बराबर कितना 25 मीटर। ओहो, मतलब 25 मीटर पर रुक जाएगा, 25 मीटर पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और फिर लौटेगा। लेकिन दोनों कार के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर, मतलब नहीं पकड़ पाएगा। मतलब 60 मीटर कवर करेगा तब तो पकड़ेगा। ये तो 60 से पहले ही क्या हो जा रहा है, पलटी मार दे रहा है। बात समझ में आ रही है, ये 60 से पहले ही पलटी मार दे रहा है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट। मतलब जवाब क्या होगा कि क्या ए बी को पकड़ पाएगा, ए बी को पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पकड़ पाएगा तो कब, जब नहीं पकड़ पाएगा तो कोई नहीं पकड़ पाया तो कितने से चूक गया, तो 25 मीटर से चूक गया। आंसर, बात खत्म। 25 नहीं, सॉरी 35 मीटर से चूक गया, 35 मीटर, क्योंकि 60 से 25 तो इसने कवर किया, तो बचा कितना, 35। बात समझ में आ रही। तो फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हमने बेहतरीन तरीके से समझ ली है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और लेक्चर पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर कर दें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।